जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हैं और इस प्रोबेबिलिटी का यह 7वां लेक्चर है और इस 7वें लेक्चर के माध्यम से हम लोग बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। यदि देखा जाए तो पीछे आप लोगों के लिए 6 लेक्चर प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और उसमें जितने भी प्रॉब्लम बनाए गए हैं वो सारे आपके बुक RS अग्रवाल से ही बनाए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे देखकर घर बैठे ही अपने कोर्स को पूरा कर रहे होंगे, यानी कि इस चैनल पर आप लोगों को क्लास 11-12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल से शुरू से अंत तक बताया जाता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं यह लेक्चर का जो मुख्य टॉपिक है उस पर डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझना जरूरी हो जाता है, वो आपका है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होता है, इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। हालांकि ये चीज़ लिखा हुआ आपको बुक में भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग समझते हैं। लेट E1, E2, E3 एंड En बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट जो है आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ताकि ये चीज़ आप लोग समझ लें बढ़िया से। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहे, सिर्फ एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा। इसके बाद कहता है कि एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड लेट ई बी एन इवेंट दैट ऑकर्स विथ सम EI। ई एक ऐसा इवेंट है जो कि होता है इसी इवेंट में से किसी इवेंट के साथ, यानी कि इवेंट के साथ इवेंट होता है। ई एक ऐसा इवेंट है जो कि इवेंट के साथ इवेंट होता है, यानी कि E1 में ही ई इवेंट होता है, या नहीं तो E2 में कोई इवेंट ई होता है, या तो E3 में कोई इवेंट ई होता है। इस चीज को समझिएगा बढ़िया से। अब यहां पर विथ सम EI कहने का मतलब क्या हुआ कि E1 हो गया, E2 हो गया, आपका E3 हो गया, है ना, E4 हो गया, E5, E6 कुछ भी हो गया, लेकिन यह जो ई इवेंट है वो जुड़ा हुआ है आपका EI से। यानी कि ये जो इवेंट ई है यह होता है इसी इवेंट के अंदर, E1 के अंदर होता है, या E2 के होने पर ही ई होता है, E3 जब हो जाता है तब ई होता है, या E2 E3 हो जाता है तब ये ई होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि देन प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर n तक, प्रोबेबिलिटी E बाई EI तो समझ ही रहे हैं आप लोग, और प्रोबेबिलिटी ऑफ EI होता है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले समझना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट पहले इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जो है करण है, अर्जुन है और उसके बाद पुष्पा है, 3 आदमी हैं। तीनों के पास एक एक बैग है। ये बैग में जो है कुछ सामान लाता है बेचने के लिए। क्या लाता है भैया? सामान लाता है कुछ बेचने के लिए। अब ये जो तीनों सामान लेके आया है, उसके बाद एक सेठ जी जो है, ये सेठ जी इस तीनों के बैग में से किसी एक का बैग खरीद सकता है। तो इसके बैग के इसका ही बैग खरीदे, करण का बैग खरीदे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अर्जुन का बैग खरीदे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पुष्पा का बैग खरीदे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 ही है भैया, मार्केट में सप्लाई करने वाला 3 ही है। तो तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भैया? E1 के लिए 1/3, E2 इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? E3 की प्रोबेबिलिटी, यह भी आपका 1/3। तो चलिए प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पर लिख लिए, प्रोबेबिलिटी हम लोग लिख लिए। अब देखा जाए कि यहाँ पर इवेंट E1 और E2 जो हैं, ये जो है आपका कोई चीज़ इस दोनों में कॉमन नहीं है। इवेंट
करण का पोटली यानी कि बैग जो है बिकने की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है ए, और कोई इफेक्ट नहीं डालता है पी पुष्पा, क्योंकि तीनों का मान लीजिए कि एक ही तरह का क्वालिटी हो। अभी हम मान लिए हैं एक ही तरह का क्वालिटी हो, तो तीनों में से किसी एक का लेने का चांस जो है आपका क्या हो जाता है 1/3, और तीनों में से तीनों जो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली क्या हो गया, एक्सक्लूसिव है। ये 1/3 1/3 1/3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपका E2 भी E3 से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो गया, तो ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। अब एक चीज देखिए, अगर आपका नंबर ऑफ इवेंट E1 प्लस नंबर ऑफ इवेंट E2 प्लस नंबर ऑफ इवेंट E3 है ना, E1 इवेंट में जितना भी संख्या मिलता है, E2 इवेंट में जितना भी संख्या मिलता है, E3 इवेंट में जितना भी संख्या मिलता है, ये सारे संख्या जो है नंबर ऑफ S के अगर बराबर होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाता है। इसके बाद अगर सब में नंबर ऑफ एस से हम डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ एस से डिवाइड कर दें, तो ये कट के आपका 1 हो गया। ये हो गया प्रोबेबिलिटी किसका, E1 का। ये प्रोबेबिलिटी किसका हो गया, E2 का। ये प्रोबेबिलिटी किसका हो गया, E3 का। तीनों का प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर दें हम 1/3 1/3 1/3, तो यह 1 के अगर बराबर हो जाए तो यह इवेंट जो है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ, इसलिए कि कोई दो इवेंट का इंटरसेक्शन जो है फाई है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ आपका एग्जॉस्टिव इवेंट भी लग गया। अगर तीनों के साथ ये कंडीशन हो, तीनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करने पर हमको 1 मिलता हो, या तीनों का जो भी इवेंट नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ इवेंट नंबर ऑफ इवेंट, तीनों का नंबर ऑफ इवेंट अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ एस मिल जाता है, यानी टोटल सैंपल स्पेस मिल जाता है। तो ये तो हो गया आपका किस चीज़ का डिस्कशन, ये हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये जो आपका करण है, अर्जुन है, और उसके बाद पुष्पा है, तीनों के बैग में जो है आपका है ना, तीनों में से कोई एक बैग जो है ये सेठ जी खरीद लेते हैं, है ना। और इसमें मान लीजिए कि रेड और वाइट बॉल है, रेड और वाइट बॉल। रेड बॉल इसमें 3 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, रेड 4 है और वाइट 4 है, और इसमें जो है आपका 7 है और इसमें आपका 1 है, रेड 1 है और इसमें वाइट 1 है। एक बैग खरीद के सेठ जी लेते आए, ये देखिए ये हमारा एक बैग ले लिए, तीनों में से कोई एक बैग ले लिए। अब इस सेठ जी का एगो बचवा जो है, एगो बचवा आया दौड़ के, है ना, बोला कि बाबूजी बाबूजी हमको बॉल दीजिए बॉल दीजिए। तो इसको जो बॉल मिला, ये बैग से निकाल के एगो बॉल दे दिया, इसको एक बॉल दे दिया, तो यह बॉल जो है आपका रेड हो गया। समझ गए बात को। तो यह रेड जो हो गया ये इवेंट ई हुआ। रेड बॉल जो है, रेड बॉल ही उसको मिला, ये इवेंट आपका ई हो गया। अब ये ई इवेंट जो है आपका इसी तीनों में से किसी एक से एसोसिएटेड है, यानी कि यह जो इवेंट है आपका किसी एक के साथ ही रिलेटेड है। या तो इससे यह मिला होगा, या तो इससे मान लीजिए सेठ जी इसका बैग खरीदे होंगे तो इससे भी रेड बॉल इसको मिल सकता है, या तो इसका बैग खरीदे होंगे तो इससे भी सेठ जी इसको रेड बॉल निकाल के दे सकते हैं। तो यही ई जो इवेंट है आपका, यही इवेंट है यहाँ पर ये ई वाला इवेंट, जो कि आपका इवेंट में इवेंट, यानी कि हो सकता है ई जो है E1 से घटित हो, या E2 के होने पर आपका E होता हो, या E3 के होने पर आपका E होता हो, या नहीं तो अब यहाँ देखिए इस बैग को लेने पर
आपका यहाँ रेड बॉल मिलता हो सकता है इस बैग को यह खरीदा और तब इससे जो एक बॉल निकाल के दिया, हो सकता है इससे रेड मिलता हो। तो यहाँ पर हम लोगों को टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि रेड होने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसी को हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसके थ्योरी को, है ना। ये हम संभवतः आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लियर करने में मदद किया होगा कि किस तरह से E है आपका और किस तरह से E1, E2, E3, En ये सब है, और भी आगे आगे क्लियर होगा। लेकिन पहले हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए सिंपल है कि लेट S be the sample space, S be the sample space, सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो अभी तुरंत हमने बताया कि सैंपल स्पेस जो होगा ना आपका, ये सभी इवेंट का यूनियन हो जाएगा। इवेंट E2 यूनियन इवेंट E3 यूनियन इवेंट E4 और ये आपका En तक का सम यूनियन हो जाएगा। ये सबको मिला दें तो हमको क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग यह भी जान रहे हैं कि कोई भी EI इंटरसेक्शन EJ ले तो यह फाई होगा। अगर मान लीजिए EM इंटरसेक्शन EN ले तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। कोई भी दो इवेंट जो हैं आपका डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट इवेंट है, यानी उसमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसके बाद हम लोग ये इवेंट E को E इंटरसेक्शन S लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि E जो इवेंट है आपका, इसी S में से कोई ना कोई इवेंट है। अब इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये क्या आएगा, E ही आ जाएगा आपका। अब इसके बाद इस S के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस S के लिए हम लोग लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, इस तरह से En तक हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए इसमें। E इंटरसेक्शन E1 के साथ जो है यूनियन आ गया, फिर E इंटरसेक्शन E2 हो गया के साथ यूनियन आ गया, फिर E इंटरसेक्शन E3 हो गया, फिर इसके लिए यूनियन आ गया, और इसी तरह से बढ़ते चले गए E इंटरसेक्शन En तक आप पहुंच गए। अब यदि हम प्रोबेबिलिटी E कर दें, लेफ्ट साइड में प्रोबेबिलिटी E कर दें, तो राइट साइड में भी हमको प्रोबेबिलिटी E करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E2 लिखना है, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन En लिखना है। और बता दूं कि यूनियन के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं, यूनियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं। तो ये चीज़ तो हमको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1, जैसे मान लीजिए E1 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, अब बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखते हैं। क्लियर है। अब इसी तरह से हम लोग इसको जो है इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E1, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया आपका, और इसकी मदद से हम इसको इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं E इंटरसेक्शन E1 है, तो इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1। E इंटरसेक्शन E2 है तो इसको आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी E1 बाई E2 इंटू PE2। इसी तरह से हम लोग इसको लिखते चले जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ऊपर ही मिटा के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारा चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसके लिए हमने लिखा, इसके लिए क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय
E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसके लिए हमने लिखा। और इसी तरह से लिखते चले जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ En लिख देंगे। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी कि यही जो हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। PE इक्वल टू, इसी को हम लोग सिंबॉलिकली जो है सिग्मा लिखेंगे, I का वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब PE बाय, है ना, 1 2 3 4 इसी तरह बढ़ते जा रहा है, तो EI हमने लिख दिया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI हम लिख देंगे। तो यही हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी आपका हो जाएगा। अभी तक हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी को समझ पाए हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में PE इक्वल टू होता है सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI होता है, जिसमें I का वैल्यू 1 से लेकर n तक होता है। और ये किस तरह से सम में होता है इसको भी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देखा जाए, अब आते हैं हम लोग मेन जो है बेस थ्योरम पर। ये क्या कहता है, वही चीज कहता है कि लेट E1 E2 E3 En बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, समझ रहे हैं, एसोसिएटेड विथ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये भी समझ रहे हैं आप लोग, एंड E बी एनी इवेंट दैट ऑकर्स विथ सम EI, और E जो इवेंट हैं ये इसी में से किसी एक इवेंट के होने के बाद E घटता है। समझ रहे हैं बात को। तो इस स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाई E इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, EI बाई E इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी E बाई EI, प्रोबेबिलिटी इन EI, ये तो हो गया आपका इसका, और फिर यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट देख लीजिए। PEI बाय अगर E रहे तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम यही ना लिखेंगे PEI इंटरसेक्शन E, पिछले वीडियो में भी पढ़े हैं हम लोग। और यह क्या हो गया, PE हो गया। और इस PEI इंटरसेक्शन E को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं, E बाय EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला से। और टोटल प्रोबेबिलिटी यही है हमारा, सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेकर n तक PE बाय EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अब वह उस एग्जाम्पल को मैं पूरा करने जा रहा हूँ, उससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भैया एक करण है, एक अर्जुन है, एक पुष्पा है, तीनों के पास एक एक बैग है। अब यहाँ पर सिंबल हम यूज करते हैं कि E1 की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है, E2 की प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है, और E3 की जो प्रोबेबिलिटी है यह भी आपका 1/3 है। अब इसमें जो है रेड और ब्लैक बॉल हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि इस बैग में जो है रेड बॉल जो है आपका 5 है और इसमें ब्लैक बॉल 3 है। रेड बॉल इसमें 4 है, ब्लैक बॉल इसमें 4 है। रेड बॉल इसमें 7 है, ब्लैक बॉल इसमें 1 है। अब देखा जाए यहाँ पर हम एक प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं, एक इवेंट E है ना, गेटिंग ए रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग रेड बॉल लेना है, अगर वह जो है करण का बेग हो तो उसके ही बेग का रेड बॉल हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो E बाई E1 लिखेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 5/8। चूँकि रेड बॉल की संख्या 5 है और दोनों मिला के बॉल है हमारा 8। अब यहाँ पर रेड बॉल हमारा अर्जुन के ही बैग का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो E बाई E2 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4/8 लिखेंगे। क्लियर है। अब मान लिया जाए कि यह जो रेड बॉल है आपका, यह आपका पुष्पा के ही बैग का हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यह 7/1 हो गया। क्लियर है। अब देखा जाए, अब हम यहाँ पर पूछते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालना है E3 बाई E1 का, E का, यानी कि वह जो बॉल जो है आपका सेठ जी क्या किए थे, बच्चा को दे दिए थे,
अब वो बच्चा सोचा कि भैया इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये रेड बॉल जो है पुष्पा के ही बेग से निकला हुआ हो। तो इसी चीज को निकालने के लिए बेस थ्योरम बना आपका। तो बेस थ्योरम में अगर हम E3/E लिखे हुए हैं तो अब देखिए कि यह जो आपका रेड बॉल है, पुष्पा के बेग का ही रेड बॉल हमको मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी को ही हम लोग निकालने के लिए बेस थ्योरम का यूज करते हैं। और इसके लिए हमारा बेस थ्योरम यही कहता है कि यहाँ EI है तो EI यहाँ आ जाएगा, यानी कि E3 है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो जाएगा। अब बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी E3। ये चीज कर दीजिए, ये निकल जाएगा। बच्चा का जो क्वेश्चन था कि भैया उसका जो एक रेड बॉल मिले वो पुष्पा के ही बैग का हो, क्योंकि आजकल पुष्पा का स्टाइल बहुत चल रहा है, बच्चा भी बहुत लाइक कर रहा है, आप लोग भी बहुत लाइक कर रहे हैं, तो उसी का बॉल मिलना चाहिए ना। तो इस पे आप रख दीजिए तो प्रोबेबिलिटी आपकी निकल जाएगी। अब चलते हैं यहाँ पर E/E3, 7/8 हो जाएगा, थोड़ा इसको सुधार लेंगे आप लोग, 7/यहाँ 8 हो जाएगा। E/E3 तो 7/8 इंटू PE3 1/3 है आपका, टोटल बाय उसके बाद PE/E1 ये देखिए 5/8 इंटू 1/3, 5/8 इंटू 1/3 प्लस यहाँ पर देखिए 4/8 इंटू 1/3, 4/8 इंटू 1/3 फिर प्लस 7/8 इंटू 1/3, 7/8 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए जानते हैं सबसे आसान तरीका, देखिए 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, सबके नीचे जो है डिनोमिनेटर में है, सबको गायब कर दीजिए। तो ऊपर आपका क्या बच गया, 7 बच गया। फिर क्या बचा, 5 + 4 + 7, 5 + 4 + 7, तो 7 बाई कितना हो गया, 16 हो गया ये आपका, 7/16 हो गया प्रोबेबिलिटी। समझ गया। तो इसी तरह का प्रॉब्लम जो है हम लोग इस एक्सरसाइज में बनाने के लिए जा रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों के लिए कि आपको थ्योरम के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी समझा दूं। हो सकता है मेरी कोशिश नाकाम भी रही होगी, इसके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, भूलिए। तो अब आइए हम लोग बेस थ्योरम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके बुक RS अग्रवाल में, इसके प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। हालांकि प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि थ्योरम के प्रूफ के साथ साथ भी आपका एक एग्जाम्पल का प्रॉब्लम चल रहा था। अगर उस एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को आप ठीक तरह से समझ गए हैं और ये जो मैं एक प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ इसको भी आप ठीक तरह से समझ लेते हैं, तो आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो इसमें सबसे पहला नंबर प्रॉब्लम उठाते हैं हम लोग। अगर आप पहला नंबर प्रॉब्लम बना लेते हैं इस एक्सरसाइज 2 का, हालांकि मेरे बुक में एक्सरसाइज 2 लिखा गया है, हो सकता है आपके बुक में एक्सरसाइज कुछ और भी लिखा हो, लेकिन देख लीजिएगा बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन इन RS अग्रवाल बुक में। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, जो कि आपका क्वेश्चन लास्ट यानी कि सबसे लास्ट नंबर प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज में देखिए 18 नंबर, और ये पहला नंबर प्रॉब्लम लगभग दोनों एक ही तरह का है। तो इसमें कहता क्या है, बोर्ड पर भी आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसमें कहता है कि ए बल्ब फैक्ट्री 3 machines ABCD manufactures 60%, 20% and 50% of the total production respectively of their respective outputs. 1%, 2% and 1% are defective. डिफेक्टिव भी है
आउटपुट देता है। ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन एंड इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक बल्ब को निकाला गया जिसमें जो है आपका बल्ब जो है डिफेक्टिव हो जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। तो इसकी संभावना कितनी है कि यह जो है मशीन सी से ही बना हो। वहाँ पे हमने क्या कहा था कि उस बॉल का जो है कितनी, उस रेड बॉल पाने की कितनी संभावना है कि वह पुष्पा के ही बैग से हो। तो इसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम लोग 3 इवेंट लेते हैं, E1, E2 और E3। तो 3 इवेंट, पहला इवेंट होता है क्या कि इवेंट दैट गेटिंग ए बल्ब फ्रॉम मशीन ए से। अब फिर उसके बाद इवेंट दैट गेटिंग ए बल्ब फ्रॉम मशीन बी। अब फिर उसके बाद इवेंट दैट गेटिंग ए बल्ब फ्रॉम मशीन सी। तो भैया मशीन ए जो है आपका 60% ही क्या कहते हैं प्रोडक्शन करता है। तो 60% कहने का मतलब 60/100 हो गया। उसके बाद मशीन बी जो है जिसका इवेंट E2 माने हुए हैं, यह आपका 25% का प्रोडक्शन करता है। तो 25% मीन्स 25/100 हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो कि मशीन सी के लिए है, ये आपका 15/100 हो जाता है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल गई मशीन से एक बल्ब चुनने का। अब एक बल्ब जो है वो डिफेक्टिव हो, एक इवेंट हम लोग ई लेते हैं कि इवेंट है ना दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, है ना। डिफेक्टिव बल्ब होने का ई एक इवेंट है। तो अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1। तो ये क्या बताता है कि यह जो डिफेक्टिव बल्ब है वह जो है आपका ए मशीन से निकला हुआ हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, इसका प्रोबेबिलिटी दिया गया है 1% दिया गया है। तो 1/100 हो गया। उसके बाद यह जो डिफेक्टिव बल्ब है बी मशीन से मिला हुआ हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दिया गया है 2%, यानी कि 2/100 हो गया। उसके बाद अगर यह डिफेक्टिव बल्ब जो है तीसरे मशीन यानी सी से मिला हुआ हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1% यानी कि 1/100 हो गया आपका। अब यहाँ अंत में पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। यह मशीन सी से ही निकला हुआ डिफेक्टिव बल्ब है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ कंडीशन हो गया कि डिफेक्टिव बल्ब, और डिफेक्टिव किस से, सी से ही। सी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, E3 को यूज कर रहे हैं। सी मशीन के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी E3 यूज कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बेस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। जो यहाँ होगा उसको इस तरह से उल्टा के आप लिख दीजिए और उसके बाद नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब सारे वैल्यू को आप रख दीजिए। चलिए यहीं पर रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं, रख देते हैं। और देखिए ये मिट गया है ना, ये 25 है और ये 15 है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखें कि 1/100 इंटू 15/100, 1/100 इंटू 15/100 आपका ऊपर पे। और फिर इसको यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/100 इंटू 60/100। अब फिर उसके बाद इसमें देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2/100 इंटू 25/100 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद इसके लिए हम लोग 1/100 इंटू 15/100 कर देंगे। अब देखिए 100 इंटू 100 यहाँ डिनोमिनेटर में भी है और सब के डिनोमिनेटर में 100/100 है ही। 100/100
सॉरी 100 इंटू 100 हैं ही सबके डिनोमिनेटर में, 100 इंटू 100 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, यह 15 ऊपर पे मिल जाता है, यहाँ पर 60 मिल जाता है, यहाँ पर 50 मिल जाता है, 25 टू जब 50 और फिर ये आपका 15 मिल जाता है, यह 15 बाय 110, 120, 125, 5 से कटा दीजिए, 5 थी 15, 5 दूना 10, 5 25, तो 3/25 आपका मिल जाता है भैया। इसी तरह से हम लोग सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये सभी प्रॉब्लम का पीडीएफ जो है मैं इस वीडियो के बाद जो है जोड़ रहा हूँ। हालांकि मैं यह समझ के जोड़ रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रॉब्लम आपका हैं वो आप लोग बड़ी आसानी से बना लेंगे और कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि आप देखकर भी इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप लोगों के लिए बना के रखे थे, थोड़ा सा मेहनत करके हमने सोचा कि इसको बना ही दिया जाए। हो सकता है कि आप कहीं अटक जाए या कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप देखकर भी इसे समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पीडीएफ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और कितना हेल्पफुल रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।